तो खाद्य श्रृंखला के प्रमुख तथ्यों को समझते हैं, इसके क्या क्या भाग हैं, इसके अंग कौन कौन से हैं, तो उनको समझते हैं। तो चलिए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो कुछ तथ्य आपके सामने यहाँ पे आ चुके हैं, चलिए देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में पारिस्थितिकी तंत्र की विभिन्न जीवों की परस्पर भोज्य निर्भरता को प्रदर्शित करते हैं। खाद्य श्रृंखला में जितने भी जीव हैं, विभिन्न प्रकार के जीव हैं, उनके जो भोजन हैं वो जो है उनकी निर्भरता भोजन पर कैसे है, उसको जो है खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत जो है देखा जाता है। तो वही यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न जीवों के जो भोजन की निर्भरता है, जीवों की जो उनकी ज़रूरत है, वही चीज़ जो है आपकी खाद्य श्रृंखला में प्रदर्शित की जाती है। क्लियर। अब आगे देखते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में कोई भी जीव भोजन के लिए सदैव एक किसी दूसरे जीव पर निर्भर होता है। तो पारिस्थितिकी जो तंत्र है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र में हर जीव एक दूसरे जीव पर हमेशा निर्भर रहता है। इसलिए साइंस यानी विज्ञान का एक कथन आप लोगों ने सुना होगा, जीव जीव का आहार होता है। जीव जीव का आहार होता है, वही जो है जो वही श्रृंखला है, वही यहाँ पे जो खाद्य श्रृंखला के रूप में अब आपके सामने ईवीएस में दिखाई पड़ रही है। तो जीव जीव का आहार है, वो कथन गलत नहीं है, वही चीज़ आपका यहाँ पे खाद्य श्रृंखला में समाहित किया गया है। अब देखते हैं आगे। भोजन के लिए सभी जीव वनस्पतियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। वनस्पतियाँ अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाती हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, भोजन के लिए जितने भी जीव हैं, वनस्पति हैं, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वनस्पतियाँ यानी पेड़ पौधे जो आपके हैं, वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनाते हैं तथा आगे आपका इस भोज्य क्रम में पहले स्तर पर शाकाहारी जीव आते हैं। यानी वनस्पतियाँ जो भी अपना फलियाँ उनमें आती हैं, वो जो है सर्वप्रथम शाकाहारी जीव उसको ग्रहण करते हैं। ठीक ना। अब आगे देखते हैं। जो कि पौधे पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं, इसलिए पौधे को उत्पादक कहा गया या स्वपोषी कहा गया और जंतुओं को उपभोक्ता की संज्ञा दी गई। यानी पौधे जो है, आप हिंदी में एक सेंटेंस सुना होगा, वृक्ष कभो नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधन धरा शरीर। तो वो चीज़ यहाँ पे है कि जो वृक्ष जो आपके हैं, वो अपना जो है भोजन स्वयं के लिए बनाते हैं और दान दूसरों के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जंतु जो है उपभोक्ता हैं, वो वृक्षों पर निर्भर रहते हैं। तो ये चीज़ जो है आप समझिए खाद्य श्रृंखला का जो स्वरूप है। अब आगे देखते हैं इसके तथ्य के बारे में। अब आगे देखते हैं आगे का फैक्ट क्या है। अब देखिए यहाँ पे जो है खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला है। अब यहाँ पे हमने एक फिगर लिया आपके सामने, ये देखिए आपका सूर्य है, ये आपकी वनस्पतियाँ हैं। ठीक ना, ये आपकी वनस्पतियाँ हैं। अब इन वनस्पतियों में जो धरती पर उगता है, वो जो है आपका घास होती है। अब सूर्य से वो ऊर्जा ले रहा है, अब वो ऊर्जा जो है घास में समाहित हो रही है। अब देखिए, घास को कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा। टिड्डे को कौन खाएगा? तो मेढक खाएगा। मेढक को कौन खाएगा? तो सांप खाएगा। सांप को कौन खाएगा? तो ईगल आपका बाज खाएगा। तो अब देखिए, ये श्रृंखला जो है, खाद्य की श्रृंखला एक दूसरे पर जो कि निर्भर है, एक दूसरे पर निर्भर है। ध्यान से बात को समझिएगा। अब यहाँ से सूर्य से वनस्पति ऊर्जा ली, अब यहाँ से वनस्पति जो है, वनस्पति को टिड्डा ने खाया, फिर टिड्डे को मेढक, मेढक को सांप, सांप को जो है कौन खाया? तो चील ने खाया। अब देखिए ये श्रृंखला अब बनी, अब ये आपका खाद्य श्रृंखला बन गया। अब यही जो है, अब आगे आपको हम और बता रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। अब देखिए उत्पादक, उत्पादक में जो है सूर्य से जो है
कौन अपने को ग्रोथ कर रहा है, तो आपको वनस्पतियाँ हैं, घासें हैं। अब उत्पादक के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए इसको देखते हैं, इसके क्या तथ्य हैं। तो अब आपको बता दें, सभी प्रकाश संश्लेषण करने वाले पौधे उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। ऐसे पौधे प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। ये लाइन आपको स्पष्ट समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं हम, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु पौधे का जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधों के हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। बात अब आप समझ गए होंगे, प्रकाश संश्लेषण जब पौधों में होता है वो जो है क्लोरोफिल की सहायता से, क्लोरोफिल में हरित लवक पाया जाता है, ठीक ना। तो उसकी सहायता से पौधे जो है, पौधों का रंग आपका यहाँ पे लिखा हरा हो जाता है और क्लोरोफिल जो है इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। और इसी कारण जो है आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है आगे बढ़ जाती है और पौधे अपना भोजन का निर्माण सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की सहायता से, ठीक ना, वो अपना जो है भोजन का निर्माण करते हैं और ये जो है उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। क्लियर। अब आगे देखते हैं, आगे का फैक्ट देख लीजिए। ये एक पिक है आपके सामने, ध्यान से इसको देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे वनस्पतियाँ भी हैं, ठीक, वनस्पतियाँ आपको दिख रही हैं ना। अब वनस्पतियों के साथ साथ अब देखिए यहाँ पे तितली है, तितली आप देख रहे हैं ना, क्लियर। तो तितली, अब तितली को कौन खाएगा, अब आप उसको देखिए। अब छोटी छोटी जो चिड़ियाँ हैं, अब देखिए यहाँ पे चिड़िया है ना, और तितली को खाएगी। अब देखिए खाद्य श्रृंखला का जो चक्र है कैसे चलता है उसको हम यहाँ पे बता रहे हैं आपसे। तो खाद्य श्रृंखला, अब तितली को चिड़िया खा गई, अब चिड़िया को कौन खाएगा, चिड़िया को कौन खाएगा, तो बड़ी चिड़िया खा सकती है, ध्यान दीजिएगा, बड़ी चिड़िया खा सकती है। या फिर जो है ये छोटे मोटे जो जानवर होते हैं वो जो है इसको निगल सकते हैं। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पे हाथी है, हाथी को यदि मान लीजिए कि यह प्राथमिक श्रेणी का उपभोक्ता है, तो जो है ये आपका सर्वोच्च श्रेणी का उपभोक्ता आपका शेर है, यहाँ पे ब्लैक पैंथर है आपका, तो ये इनको खा जाएंगे। क्लियर। तो यही देखिए आपके सामने ही हमने प्रिक की इसलिए आपको रखा जो है ताकि आप समझ पाएँ। अब देखिए खाद्य श्रृंखला जो है अब आराम से एक दूसरे के ऊपर निर्भर होकर चलती रहती है और ये आज से नहीं सदियों से होता चला आ रहा है। इसलिए खाद्य श्रृंखला जो है होना अनिवार्य है प्रकृति में। यदि प्रकृति में खाद्य श्रृंखला ना होती तो शायद हमारा और आपका अस्तित्व इस धरती पर नहीं होता। अब आगे देखते हैं, आगे का तथ्य क्या है। सभी जंतु उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, सभी जंतु उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों पर निर्भर होने के कारण इन्हें उपभोक्ता कहा जाता है, ठीक ना। और भोज्य निर्भरता के आधार पर इन्हें आगे की श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक ना। अब आगे देखते हैं, अब जो है अब आगे आपको हम बता दे रहे हैं, अब आगे का तथ्य क्या है। अब देखते हैं यहाँ पे प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, अब इनको हम देखते हैं। अब तक आपने जो है उत्पादक के बारे में पढ़ा था, अब उपभोक्ताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता आपके देखिए, सभी शाकाहारी जंतु प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। सभी शाकाहारी जंतु प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता माने जाते हैं। शाकाहारी एवं जंतु वनस्पतियों का भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। क्लियर। उदाहरण के लिए खरगोश, गाय, भैंस, बकरी, हिरण, चूहा, बंदर, हाथी, जिराफ, ये सभी जो है आपके शाकाहारी जंतु प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। अब आगे देखते हैं, आगे का फैक्ट क्या है। आगे का है आपका द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। अब इनके बारे में अध्ययन करते हैं, इनका क्या तथ्य है उसको समझते हैं। अब देखिए
वे सभी जंतु जो भोजन के लिए प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं उन्हें द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के वर्ग में रखा जाता है। ये मांसाहारी होते हैं। उदाहरण के लिए मेढक, मछली, कीट पतंगों को खाने वाले पक्षी, जंतु, छिपकली इत्यादि। ये जो है आपके प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। और जो है जो जंतु, छिपकली जो है आपके द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में आएंगे। क्लियर। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। अब इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। वे सभी जंतु जो भोजन के लिए द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं उन्हें शीर्ष श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं, जिसमें आपका बाज, गिद्ध, शेर, भालू। अभी हमने आपको ऊपर की तस्वीरों में आपको दिखाया था कि कैसे आपकी खाद्य श्रृंखला एक दूसरे पर निर्भर होकर चलती है। यदि ना चले तो शायद आपका हमारा अस्तित्व ही ना रहे। तो ये खाद्य श्रृंखला होना अनिवार्य है। क्लियर। अब आपको एक बात और हम बता दें कि खाद्य श्रृंखला जो है एक निश्चित क्रम का अनुसरण करती है। खाद्य श्रृंखला आपका एक निश्चित क्रम का अनुसरण करती है। ये हमारा स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा। पहला स्टेटमेंट हम आपको बोल रहे हैं, खाद्य श्रृंखला एक निश्चित क्रम का जो है अनुसरण करती है, एक निश्चित क्रम का अनुसरण करती है। इसको नोट कर लीजिएगा। और दूसरा फैक्ट आपको बता दें कि इसमें ऊर्जा सदैव एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है। ऊर्जा एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है। जैसे आपका यहाँ पे वनस्पति हो गई। क्लियर। आपकी वनस्पति हो गई। वनस्पति को कौन खाया? तो आपका टिड्डा खाया। टिड्डे को कौन खाया? तो आपका टिड्डे को मेंढक खाया। क्लियर। अब मेंढक को कौन खाया? तो मेंढक को जो है सांप ने निगल लिया। ठीक ना, सांप ने निगल लिया। सांप को कौन खाया? तो ईगल ने खाया। तो ये खाद्य श्रृंखला अभी हमने आपको ऊपर जो है तस्वीर में आपको हमने बताई थी कि खाद्य श्रृंखला एक दूसरे के ऊपर निर्भर होकर चलती रहती है। यानी इसमें जो ऊर्जा यहाँ पे सूर्य है, सूर्य से ऊर्जा किसने प्राप्त की? आपके ग्रॉस ने प्राप्त की, यानी वनस्पतियाँ प्राप्त की। अब देखिए यहाँ से ऊर्जा जो चली, अब आई घास में, घास से टिड्डे में गई, टिड्डे से मेंढक में गई, मेंढक से सांप में गई और सांप से जो है ईगल में गई। अब देखिए ये ऊर्जा का एक सर्कल बना कि नहीं? अब बताइए आप, बना कि नहीं? अब जो है यहाँ पे ये भी लाइन नोट करिएगा। यहाँ पे हमने इसको समाहित नहीं किया, लिखा नहीं है, तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। पहला हमने आपसे बताया था कि खाद्य श्रृंखला हमेशा एक निश्चित क्रम का अनुसरण करती है। और दूसरा स्टेटमेंट है आपका, इसमें ऊर्जा सदैव एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलती रहती है। अभी हमने 2 मिनट पहले आपको वो चीज़ बताई। अब आगे देखते हैं। ठीक ना। अब आगे बताते हैं आपको। यहाँ पे देखिए कि खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई घटक है तो वो आपका है अपघटक। अपघटक जो कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण खाद्य श्रृंखला में अपनी ये भूमिका निभाते हैं, इनको आप अध्ययन करते हैं। वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधे या जानवरों के शरीरों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, अपघटक कहलाते हैं। सरल पदार्थों में मतलब क्या? तो सरल पदार्थों का मतलब जो भी आपके गांव में या शहर में कोई भी पशु यदि मर जाता है या कोई पौधा जो है गिर जाता है, हरा पौधा, तो उसको जो है आपके अपघटक में आपको बता दें कवक और जीवाणु, ये दो जो है सूक्ष्म जीव हैं। ये दोनों जीव आपकी खाद्य श्रृंखला के एक अहम तत्व हैं। खाद्य श्रृंखला की ये अहम तत्व हैं। इनकी बदौलत जो है आपकी खाद्य श्रृंखला चलती है। यदि ये ना होते तो शायद
हम अपने जीवन का भी जो है ज़रा सा भी अनुमान नहीं लगा पाते कि शायद हम इस पृथ्वी पर होते। अब उसको हम आपको बता दें क्यों नहीं होते। अब देखिए, यदि जो है जानवर यदि मरता तो जो है उसको डिकम्पोज करने के लिए किसकी सहायता ली जाती है? तो वो अपघटक ही होते हैं जनाब। अपघटक ही होते हैं जो मृत पौधे या जानवरों को जो है धरती में पुनः मिला देते हैं। धरती में पुनः मिला देते हैं। कैसे मिलाते हैं? जब ये नमी पाते हैं, जब ये थोड़ी सी नमी पाते हैं, ये तुरंत जो है वृक्ष को चाहे जानवरों को उसको जो है धीरे धीरे 10-15 दिनों में सड़ा के उसको जो है धरती में यानी आपकी मृदा में मिला देते हैं। और वही फिर वहीं आसपास में जो पौधा उगता है, जो वनस्पति उगती है, उसी पौधे से हम और आप जो है या जानवर उस पौधे की फलियों को या फिर जो भी हम चीज़ पैदा कर रहे हैं अपने खेतों में, वो चीज़ हम जो है अपघटक के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। यही अपघटक आपके खेतों में जो है क्या नाम है, खाद का काम करते हैं। यही अपघटक आपके खेतों में खाद का काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा हम क्या कहना चाहते हैं। अब इसके तथ्य के बारे में कुछ और हम आपसे बता दे रहे हैं, चलिए उसको देख लीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, हमने कुछ लिखा है अपघटक के बारे में। जीव मंडल में अपघटकों का महत्व, ठीक ना, अपघटकों का महत्व देख लें कि अपघटक जीव मृत पौधे और जंतुओं के मृत शरीरों में अपघटन में सहायता करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जीव मंडल में अपघटकों का महत्व, उसको देखिए। अपघटक जीव मृत पौधों एवं जंतुओं के जो मरी शरीर होती है, डेड बॉडी, उसको अपघटन में सहायता करते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ करने का एक महत्वपूर्ण कार्य निभाते हैं। अब आपको बता दें, यहाँ से आपका एक प्रश्न बन चुका था पिछली टेट के एग्ज़ाम में कि वातावरण को स्वच्छ करने का कार्यभार किसे सौंपा गया है? तो वो है आपके कवक और जीवाणु। और ऑप्शन में क्या था कि अपघटक, अपमार्जक, ठीक ना। तो ऐसे ही आपके ऑप्शन हमें नहीं याद आ रहा है, तो आपकी वो ऑप्शन में जो अपघटक दिया था यही आपका राइट आंसर हो गया। और इस प्रश्न को एक और तरीके से घुमा कर पूछे थे कि पर्यावरण का मेस्तर कौन है? मेस्तर मतलब साफ सफाई करने वाला। क्लियर? पर्यावरण का मेस्तर कौन है? तो आपके जनाब अपघटक ही हैं। अपघटक ही हैं वो जो आपके पर्यावरण को स्वच्छता प्रदान करते हैं। यदि ये ना होते तो शायद आप अपने जीवन की कल्पना भी नहीं करते। तो इनका होना बहुत ज़रूरी है। अब आगे देखते हैं। अपघटक जीव मृत पौधे एवं जंतुओं के मृत शरीर में उपस्थित विभिन्न तत्वों को फिर से पृथ्वी में पोषण भंडार में वापस पहुंचाने का कार्य करते हैं। यानी जो पौधे या जंतु मर जाते हैं उनके शरीर को ये जो है सड़ा गला के पुनः जो है पृथ्वी के पोषण भंडार में वापस पहुंचाकर जो है एक महान कार्य करते हैं। और पोषक तत्व पुनः प्राप्त हो जाने के कारण मिट्टी उपजाऊ उसकी शक्ति बनी रहती है और यह मिट्टी बार बार फसलों को पोषण प्रदान करती रहती है। अभी हमने आपको इसके बारे में चर्चा की, ठीक ना। वहीं से आप अपने जीवन का जो है आधार आपका अन्न है, वो अन्न जो है इन्हीं की बदौलत आप पाते हैं। समझ में आई बात आपको? अब आगे देखते हैं इसके अगले तथ्य को। अब ये है आपका रेमंड लिंडमैन ने खाद्य श्रृंखला में 10% का ऊर्जा का नियम इन्होंने बताया था। अब देखते हैं लिंडमैन का नियम, अब इसको समझते हैं। रेमंड लिंडमैन ने जो है खाद्य श्रृंखला में 10% ऊर्जा का हस्तांतरण कानून या लिंडमैन की ट्रैफिक दक्षता
नियम दिया। तो लिंडमैन ने जो है, आपको बता दें कि सन 1942 ईस्वी में 1942 ईस्वी में, इसको लिख लीजिएगा, रेमंड लिंडमैन ने जो है खाद्य श्रृंखला का 10% ऊर्जा का नियम इन्होंने ही दिया था। इस लाइन को आप लिख लीजिएगा कि रेमंड लिंडमैन ने 10% ऊर्जा का हस्तांतरण नियम जो है 1942 में दिया था। और आगे है आपका 10% ऊर्जा इस नियम के अनुसार एक ट्रैफिक से अगले क्रमिक ट्रैफिक स्तर पर हस्तांतरित की जाती है। अभी हमने आपको तस्वीरों के माध्यम से बताया था कि जो है ऊर्जा एक दूसरे से होकर तीसरे, चौथे, पाँचवें में चली जाती है, ठीक ना। यहाँ पे सूर्य है, ठीक ना, यहाँ पे आपकी ग्रास लगी है, फिर आपको टिड्डा है, मेढक है, फिर उसके बाद सांप है, फिर उसके बाद आपका ईगल है। अब देखिए, अब एक दूसरे खाने में लगे हुए हैं और एक दूसरे को मृत भी कर रहे हैं। क्या जो है ईगल नहीं मरेगा? ईगल भी मरेगा, या तो स्वयं की मौत से मरेगा, या कोई इसको अन्य पक्षी या अन्य जानवर इसको धर दबोचेगा, या तो उसको खा लेगा, या तो उसके कुछ अवशेष को ज़मीन पर ही छोड़ देगा। तो वो जो अवशेष उसके बच रहे हैं, वो अवशेष जो है आपके अपघटक यानी कवक और जीवाणु उसको जो है डिकम्पोज कर रहे हैं। ये सर्किल हमेशा चलता रहता है। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि यह एक ट्रैफिक स्तर से अगले ट्रैफिक स्तर तक हस्तांतरित होती रहती है। ऊर्जा हस्तांतरण और श्वसन के दौरान अधिकांश ऊर्जा खो जाती है। पहली ट्रैफिक अवस्था में अधिकतम ऊर्जा होती है। बात अब आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। अब आपको एक प्रश्न आपके सामने हम रख रहे हैं इसी 10% की ऊर्जा के नियम में। प्रश्न है आपका, एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा हस्तांतरण का 10% का कानून किसने दिया? तो सिम्पर ने दिया था, कि एल्टन ने दिया था, कि हैकल महोदय ने दिया था, कि लिंडमैन महोदय ने दिया था। तो आपका राइट जवाब कौन सा होगा? तो लिंडमैन ने दिया था 1942 ईस्वी में। इसको आप नोट कर लीजिएगा। और प्रश्न ये आपका एक बार आपका बन चुका है। क्लियर? तो ऐसे ही आपके प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे और आपको इन पर ध्यान देना होगा। क्लियर? अब ये वीडियो आपको हम अच्छी तरह से इसके बारे में आपको बताया। तो अब आपका जो है, जो इस वीडियो को हर जगह पर इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और टीम स्टार क्लासेस को अपना एक बहुमूल्य लाइक बटन ज़रूर दीजिएगा, ठीक ना। और अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धुआंधार फिर से लेक्चर आपके सामने हम रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ भी रहिएगा। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।